Assalamu alaikum, dear students. So I am here with the last lecture of your that current electricity in your ORCC, and we have discussed current electricity. अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज तक हमने जो है कंप्लीट किया। आज हमें सिर्फ पढ़ना है that is balanced Wheatstone bridge we have to discuss, ठीक है। This is the final topic we have to discuss and with this we will close current electricity। और ये जो है आपका क्वेश्चन जो है that is condition for balanced Wheatstone bridge। For that अब कंडीशन हमें पढ़ना है for balanced Wheatstone bridge, बट ये जब बोर्ड में आता है तो उसको डिराइव करना पड़ता है by Kirchhoff's laws, ठीक है। Kirchhoff's laws के हिसाब से इसको डिराइव करना पड़ता है। For that पहले हम थोड़ा सा Wheatstone bridge के बारे में जानेंगे। सर ये Wheatstone bridge क्या है? देखिए व्हीटस्टोन आर्मी का नाम है, उसने एक ब्रिज दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो ब्रिज में भी बनाने जा रहा हूं। ये वो ब्रिज नहीं है जिसपे गाड़ियां चलती है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ब्रिज है। सर क्या है ये ब्रिज, इसका क्या मतलब है? देखिए अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहली बात ये है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। सबसे पहली बात जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कितनी रेजिस्टेंसेस होती है तो 5 होती है। 4 रेजिस्टेंसेस आर अलोंग द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड 5th इज इन द डायगोनल अलोंग विद द गैल्वेनोमीटर, बट इन दैट डायगोनल इन व्हिच सोर्स इज मिसिंग, इन व्हिच सोर्स इज एब्सेंट। मतलब हम डायग्राम से क्लियर कर देंगे आपको सो दैट आपको चीजें समझ आए। तो इट इज एन अरेंजमेंट लाइक दिस। देखिए ये हो गया एक रेजिस्टर, दिस इज द सेकंड वन, this is the third one, this is the fourth one. So 4 resistances along the 4 sides of a quadrilateral and 5th in the diagonal along with a galvanometer, a device which is used to measure currents. So it's an arrangement of 5 resistances। देख लीजिए ये R1 है, this resistance is here R2, this resistance is here R3, this resistance is here R4 and this resistance is here R5। तो इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस, 4 along the 4 sides of a quadrilateral। quadrilateral के 4 sides पे 4 रेजिस्टेंसेस, 5th in the diagonal along with the galvanometer, but in that diagonal in which source is absent। मतलब जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इस डायगोनल में आप सोर्स कनेक्ट कर रहे हो, तो जिस डायगोनल में आप सोर्स कनेक्ट कर रहे हो उस डायगोनल में ये वाला रेजिस्टर नहीं है, इसका आप ख्याल रखें। दिस इज प्लस माइनस पोटेंशियल V। सो उस डायगोनल में आपको 5वां रेजिस्टर ज्वाइन करना पड़ता है along with the galvanometer in which source is missing। That's a very imperative and necessary condition for any Wheatstone bridge to work। So it's an arrangement of 5 resistances, 1, 2, 3, 4, 5, 4 along the 4 sides of a quadrilateral जो आपको PDF में मिलेगा, and 5th in the diagonal, 5वां diagonal में along with the galvanometer। galvanometer is a device which is used to measure small currents, and in that diagonal in which source is absent। इस डायगोनल में आप 5वां रेजिस्टर नहीं रख सकते हैं, आपको नेसेसरली इसी डायगोनल में प्लेस करना पड़ेगा। सो ये आ गया आपका डेफिनेशन पार्ट जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। उसके बाद नाउ अ व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स इन 2 ways। इट वर्क्स इन 2 ways। ये 2 तरीकों से काम करता है। नंबर फर्स्ट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक तरीका इसका काम करने का बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज WSB, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपके बोर्ड में जो आता है दैट्स बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को आपको डिराइव करना बैठ किरचॉफ्स लॉ से। अनबैलेंस्ड पे हम एंट्रेंस में न्यूमेरिकल दिखाते हैं, वो इस वक्त जरूरत नहीं है, तो हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ सर व्हाट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, बैलेंस्ड WSB is a bridge in which there is no current in the 5th resistor। that is 5th resistor जो है in the diagonal along with the galvanometer, in that 5th resistor there is no current in, that means galvanometer is showing null deflection। तो मैं यहां लिखूं पहले, I am going to write here that balanced Wheatstone bridge is that bridge in which there is no current in the galvanometer arm। जो galvanometer arm है उसमें करंट नहीं जा रही है, मतलब IG, that is deflection shown by galvanometer is 0।
तो वो वाला व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट फ्लो ना हो, ऐसे ब्रिज को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पे अगर मैं यहां दिखाऊं, मतलब यहां से जो करंट जा रही है IG, that is current through the galvanometer arm that is absent, that is what you mean by a balanced Wheatstone bridge। तो अगर Wheatstone bridge ऐसे बिहेव करे कि फिफ्थ रेजिस्टेंस से, मतलब जो गैल्वेनोमीटर आर्म है उसमें करंट एब्सेंट है, मिसिंग है, तो उस वक्त ये ब्रिज होता है बैलेंस्ड। तो अब सर व्हाट इज द कंडीशन फॉर, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड Wheatstone bridge। तो आई एम गोइंग टू राइट द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है? तो वही कंडीशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, और डिराइव करने के लिए मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं सो दैट हम यहीं पे आपका जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करें, वरना हमें पीछे जाना है बार बार। सो आई विल मेक अ डायग्राम हियर अगेन। सो एन अरेंजमेंट लाइक दिस इन व्हिच देयर आर 5 रेजिस्टेंसेस, 4 along the 4 sides of a quadrilateral, 4 along the 4 sides of a quadrilateral and 5th in the diagonal, along with a galvanometer like this, and ये है आपका सोर्स उस डायगोनल में जिसमें रेजिस्टर एब्सेंट। सो दिस इज पोटेंशियल, इट्स प्लस माइनस। तो डेफिनेटली हाई पोटेंशियल से करंट निकलती है, करंट यहाँ आएगी, करंट यहाँ आएगी, और उसके बाद उसके पाथ डिसाइड हो जाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस R1 लिया था मैंने, ये R2 लिया था, ये रेजिस्टेंस R3 लिया था, ये रेजिस्टेंस R4 लिया था, और ये रेजिस्टेंस जो है वो मैंने R5 लिया। अब आप देखिए करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से आगे निकलती है, तो हाई पोटेंशियल से करंट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जंक्शन है। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि वहां करंट ब्रेक हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगी, लेट अस कंसीडर दैट दिस करंट इज I1, और कुछ हिस्सा इसका यहां से जाएगा, लेट अस कंसीडर दैट इज I2। बट I1 प्लस I2 I के बराबर है। अब I1 कंटिन्यू करेगा, I1 यहां आएगा, तो I1 इधर आया और यहां से I2 इधर आया। अब यहां पे भी जंक्शन और यहां पे भी करंट स्प्लिट हो सकती है, बट हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और हमने बोला कि गैल्वेनोमीटर आर्म में से करंट जो है वो 0 है, तो IG जो है वो 0 है। तो मतलब ये I1 सारी की सारी जो करंट है वो यहां से चली जाएगी, तो I1 सारी करंट जो है वो रेजिस्टर R2 से चलेगी। सर यहां से क्यों नहीं गई? क्योंकि हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 होती है, उसी की कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं, और वही कंडीशन हमारे पास फाइनली आ जाएगी। इसी तरह जब यहाँ करंट आई तो यहाँ जंक्शन है, करंट अब स्प्लिट हो सकती है, बट इस आर्म में तो करंट ही 0 है, तो सारी की सारी करंट यहाँ से जाएगी I2, और I2 यहाँ आ जाएगी, I2 यहाँ से ऊपर से I1 आ जाएगी, और इनका एडिशन होकर I आ जाएगा इधर, और I जो है ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स। आपने सर इस ब्रांच में करंट क्यों नहीं ली? क्योंकि दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इन व्हिच द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर आर्म इज एब्सेंट। दैट इज व्हाई I1 जो है पूरा ऊपर चला गया, I2 सीधे नीचे से चला गया और जमा होके वापस आ गया, सर्किट कंप्लीट हो। उसके बाद अब इसमें हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो मैं मानता हूं इस पॉइंट का नाम A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। एक हम इसमें 2 लूप्स को कंसीडर करें। तो अगर आप इस डायग्राम में गौर से एक चीज देखो, और वो देखने वाली चीज ये है कि इसमें 2 लूप बने। एक लूप बना इसमें A B D A, और दूसरा लूप इसमें बना D B C D। तो 2 लूप्स बने, और हम दोनों लूप्स में किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे और कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज डिराइव करेंगे। That is what is asked in your board exams। तो आपको यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, देखिए आप क्वेश्चन क्लियर है, that is obtain balance condition for Wheatstone bridge। जब Wheatstone bridge balance होता है तो उस वक्त कंडीशन क्या होती है, that is what we have to derive today। तो उसी के लिए मैं आप किरचॉफ्स लॉ यूज करने जा रहा हूं। तो इस लूप में अलग, किस लूप में? A B D A, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है लूप रूल है, लूप्स में यूज होता है, तो इस लूप के लिए अलग मैं किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा, और इस B C D B लूप में अलग से किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा। बट किरचॉफ्स लूप रूल यूज करने के लिए मैंने कल बोला आपको कि आपको सर्किट में मूव करना होता है, आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। चलिए हम यहाँ पे ऐसे मूव करते हैं, इस लूप में मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो ये है मेरा डायरेक्शन, मैं ऐसे सर्किट को रीड करने जा रहा हूं, तो इस लूप को भी ऐसे ही रीड करेंगे, तो सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज अगर कोई बोलेगा मैं इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी मर्जी है, आपका फाइनली वही आएगा दैट इन अ क्लोज्ड लूप द सम ऑफ पोटेंशियल्स इज ऑलवेज 0 इंक्लूडिंग दोस ऑफ एक्टिव एज वेल एज पैसिव एलिमेंट्स। क्लोज्ड लूप में सम ऑफ पोटेंशियल्स हमेशा 0 होता है। ये आपको कल मैंने लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर 7 है हमारा।
दैट इज कि ये अलग से लूप ले रहा हूं, ये अलग से लूप ले रहा हूं, तो इसमें मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहेगी, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहेगी। कोई बोलेगा मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर में रिपीट कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं जो आपको बोर्ड में लिखना है बिल्कुल ऐसे ही इन लूप, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप किरचॉफ्स रूल से ही इसको डिराइव करना है। दैट इज व्हाट इज रिटन इन योर सिलेबस इन लूप ए बी डी, इट इज ए बी डी ए। तो ये हम लूप ले रहे हैं और अब आप उस लूप को देखो यार, कल मैंने आपको बोला दैट इज जब रजिस्टर में करंट चलती है तो वो हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल, अगर करंट यहां से यहां जा रही है तो ये हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल है। दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहां से करंट ही नहीं है तो इस ब्रांच को आप छोड़ दो, यहां आई 0 है, फिर आप वापस आ जाओ। अब आप यहां देखो, यहां पे भी करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है रजिस्टर में और ये लो पोटेंशियल। ये आपको कल मैंने कन्वेंशंस पढ़ा। चलिए, इस लूप में आप किरचॉफ्स लॉ हम यूज करेंगे और आप यहां से ऐसे और फिर वापस आ जाओगे, लूप कंप्लीट करोगे। तो अब आप यहां से यहां जा रहे हो तो पहला साइन आपको प्लस मिल रहा है, तो प्लस इस लूप में, तो इट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाट्स लूप रूल, दैट्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज I1 R1। सो I1 R1। उसके बाद जब आप यहां आ रहे हो तो यहां करंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, फिर आप यहां आओगे, फिर आप यहां से आओगे, तो पहला साइन यहां माइनस मिलेगा और माइनस मिलके ही आप करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, करंट I2 है वो रेजिस्टेंस R3 है, तो ये हो गया I2 R3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन अ क्लोज्ड लूप द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज 0, दैट इज व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ, लेक्चर नंबर 6। देन हम इसको अरेंज करेंगे तो मैं लिख सकता हूं व्हिच इंप्लाइज I1 R1 जो है इज इक्वल, ये उधर जाएगा तो ये बनेगा I2 R3 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे एक डब्बे में और मैंने प्रिजर्व कर दिया। उसके बाद अब मैं दूसरा लूप लेने जा रहा हूं, तो इन लूप सर कौन सा लूप है, तो आप देख लीजिए, इट इज BCDB, इट इज BCDB। तो ये और एक लूप मैंने लिया और अब मैं इसमें किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो फिर से करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये रेजिस्टर का ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहां पे देखिए करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये एंड हायर पोटेंशियल पे है, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे है। पोलैरिटी एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। अब आप जब ऐसे चलोगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन मैंने ये ले लिया है, तो आप यहां से यहां आ रहे हो तो ये प्लस एनकाउंटर साइन होगा, तो मैं लूंगा प्लस, और करंट है I1 और रेजिस्टेंस आप देख लीजिए दैट इज R2। देन अब आप यहां से ऐसे आ रहे हो तो यहां आप नेगेटिव साइन एनकाउंटर पहले होगा तो माइनस, अब करंट है I2 रेजिस्टेंस है R4, करंट है I2 रेजिस्टेंस है R4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस ब्रांच में तो कुछ है नहीं, एंड इन अ लूप द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज 0, दैट्स व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ। Therefore, I will arrange it. तो बनेगा I1 R2 is equal to I2 R4. This is my equation number 2. तो मेरे पास दो लूप्स थे, मैंने दोनों लूप्स में किरचॉफ सेकंड लॉ यूज किया, तो यहां लिख भी सकते हो बाय किरचॉफ सेकंड लॉ, बाय KVL। इसी तरह यहां पे भी आप लिख सकते हो बाय KVL, सो दैट क्लियर हो जाए पिक्चर आपने क्या किया। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन यहां मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं, सो I1 R1 is equal to I2 R3। So I have equation here. So I have equation here. I1 R1 is equal to I1 R2. So I will check it again. तो आप देख लीजिए, I1 R1 is equal to I2 R3. I2 R3. Sorry. It is I2 R3. It is I2 R3. It is I2 R3, equation number first. Can check it again. देखिए ग्राफ, I1 R1 is equal to I2 R3. I1 R1 is equal to I2 R3. Equation number next है I1 R2. I1 R2. I1 R2 is equal to I1 R2 is equal to I2 R4. So मैं लिखूं यहाँ पे I2 R4. ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सर आप क्या करने जा रहे हो, फाइनल थिंग इज डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन। तो डिवाइड करेंगे, मैं लिखूंगा I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2, तो डिवाइड किया इन दो को, इज इक्वल सर इट इज I2 R3 डिवाइडेड बाय सर इट इज I2 R4। तो कैंसिलेशन करते हैं, देखिए I2 कैंसिल आउट, I1 कैंसिल आउट, सो R1 बाय R2 जो है is equal to R3 by R4, खेल खत्म। So this is how to derive the condition for balanced Wheatstone bridge. So this is the required condition for balanced Wheatstone bridge.
सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आज से आप बोलिए R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात होती है तो ये रेशो हमेशा एग्जिस्ट करता है, दैट इज R1/R2 जो है, मतलब R1/R2 का जो रेशो आएगा वो हमेशा R3/R4 के बराबर आता है। जब भी आपके पास ऐसा अरेंजमेंट हो और आपको ये पता चला कि R1/R2 का जो रेशो है वो R3/R4 के बराबर है, तो वो ब्रिज जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और उस वक्त इस आर्म में कोई करंट नहीं चलती है, इस आर्म में कोई करंट नहीं चलती है, तो ऊपर वाली दो रेजिस्टेंस सीरीज में आएंगी, नीचे वाली दो सीरीज में, और फिर आप पैरेलल में इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हम फाइनली डिराइव कर चुके हैं। ये आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस पे अगर मैं एक डायग्राम ऐड कर दूं सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो ये एक सिंपलेस्ट केस है इसका, अदरवाइज एंट्रेंस में हम इसके कॉम्प्लेक्स केसेस डिस्कस करते हैं जो आपके नीट में फिर आगे पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे है, दिस इज द सिंपलेस्ट केस आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल। अदरवाइज आपने पढ़ा, आपको कोई जरूरत नहीं है, बट जितना आप फिर न्यूमेरिकल भी करते हो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है ये 5 ओम का है और ये रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का है। मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है और आपसे पूछ रहा है वो कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकालें। अब बच्चा इसमें फंस जाता है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो अगर आप देखोगे दिस बाय दिस 5/10, अगर आप देखोगे 5/10 जो है वो 1/2 के बराबर है, क्योंकि 5 1s are 5 2s are। इन द सेम फैशन 10/20 अगर आप देखोगे 10/20 भी जो है 1/2 के बराबर है। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे पता चला? R1/R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर है, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये वाला रेजिस्टर काम नहीं करेगा, ऊपर वाले दो रेजिस्टर सीरीज में होंगे क्योंकि ये आर भी अब खत्म हो चुकी है, इसमें तो करंट ही नहीं जा रही है। ऊपर वाले दो सीरीज में, नीचे वाले दो सीरीज में, तो ये हुआ 15 और ये हुआ 30। 15 और 30 पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30, तो ये हुआ 15 या 45, ये हुआ 450 डिवाइडेड बाय हुआ ये हुआ आपका 45, तो 45 10 था, सो आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज 10 ओम। तो ये न्यूमेरिकल भी आपने उड़ा दिया यहाँ पे। कैसे किया कि इस आर्म से कोई करंट नहीं जा रही, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था, अगर यहाँ से करंट जाती वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता। तो ये दो सीरीज में 15 हुए, 10 और 5 15, ये दो सीरीज में 20 और 10 हो गए 30, 30 और 15 पैरेलल में। और जब पैरेलल में होता है तो आपने पढ़ा होगा 1/r इक्विवेलेंट होता है बराबर 1 दैट इज 15 प्लस 1/30। उसी को मैंने यहाँ लिया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन आएगा नीचे सम आएगा, एंड यू विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड दिस कंप्लीट्स आवर टोटल डिस्कशन ऑन आवर व्हाट वी कॉल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मैंने वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, इन डिटेल डिस्कस किए, सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड एट मैक्सिमम, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा है। बट बच्चे जो आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो इनको, खुद एक रफ कॉपी नहीं बना रहे हो, साथ साथ नहीं लिख रहे हो, साथ साथ इन डेरिवेशंस पे काम नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानो मैं आपको ये वसूख से कहना चाहता हूँ इससे कोई फायदा नहीं आएगा। क्योंकि देखने से अगर चीजें है ना याद रहती ना तो फिर सब देखते रहते, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो इसको लिखते हो तो एक मेमोरी बनती है, दिमाग में एक इमेज बनती है कि ऐसे करना था, और आपको ये भी पता चलेगा कितना आता है और कितना नहीं, सो दैट आपका बोर्ड जो है फिर वो आसान हो जाएगा। अगर आप जो मैंने बोला कि आप साथ साथ लिखो, साथ साथ रिविजन्स करो, जितने रिविजन्स आप करोगे उतनी कल आपके बोर्ड में जो वो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें आप जो है उस 3 घंटे में ही उस पेपर को निकाल सकते हो। अदरवाइज 3 घंटे बहुत कम होते हैं क्योंकि यू विल हैव मैक्सिमम डेरिवेशंस देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, एंड फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आप कोई टीचर या तो मैं या कोई और टीचर आपके साथ डिस्कस करेगा। तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना और आप